हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब मस्त होंगे। तो स्वागत है सभी का, मोस्ट वेलकम है बीएससी वर्ल्ड यूट्यूब चैनल में। मैं अमर सर आप सबको आज पढ़ाऊंगा जूलॉजी। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि एग्ज़ाम अभी दिसंबर से स्टार्ट हो रहे हैं, मिड से, वही 15 से। और इसी तरीके से जितने भी यूनिवर्सिटी हैं, लास्ट जनवरी तक फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर के एग्जाम हो जाने हैं। तो हम इस लेक्चर में बात कर रहे हैं थर्ड सेमेस्टर की। इंटरनल एग्जाम जहाँ हुई हो रहे हैं उसके लिए तो महत्वपूर्ण है ही, और मेनली ये जो फाइनल टर्म आपके एग्जाम है उसके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इस ये जो आपको दिख रहा है, इसमें कंप्लीट रिवीजन की सीरीज हमने स्टार्ट किया था, जिसमें पहला लेक्चर आपको मिला है। लगभग 1.5 से 2 घंटे का था लेक्चर, 140 मिनट का। उसमें हमने इसका प्रोटीन सिंथेसिस तक का पार्ट कवर किया था। ये है पार्ट सेकंड। इसमें हम रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन का रिवीजन करेंगे। वैसे तो मैं आपको बता दूं, रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन, ठीक है, उसको हम पूरा जो यूनिट में है टॉपिक वाइज कवर किया था। प्रत्येक टॉपिक को सेपरेटली एक एक लेक्चर में इस यहाँ पे हम रिवाइज करवा रहे हैं। तो जिन्होंने बिल्कुल नहीं देखा है, अगर उनके पास कम टाइम है तो इसको ही पढ़ लें, सिर्फ यहीं से बेसिक पॉइंट उनके क्लियर हो जाएंगे। बाकी अगर चाहते हो, टाइम है आपके पास, तो वहाँ पूरा सेपरेट टॉपिक है, अलग अलग प्रोकैरियोट में कैसे होता है, लैक ओपेरान, टीआरपी ओपेरान, इन सब चीज़ों के बारे में सेपरेट लेक्चर बने हुए हैं, उसको देख लीजिए। तो यहाँ हम मेनली रिवाइज करेंगे, फिर भी हम आपके मैक्सिमम पॉइंट इंपॉर्टेंट सभी कवर कर लेंगे। तो ये ट्रांसलेशन वाला जैसे कि आपको दिख रहा है, ये हम कंप्लीट कर चुके थे। ट्रांसलेशन में क्या हो रहा था, प्रोटीन को बना लिए थे, ठीक। ये ट्रांसलेशन वाला पार्ट हमारा कवर हो चुका था। आज हम पढ़ने वाले हैं रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। जीन एक्सप्रेशन का रेगुलेशन कैसे किया जाता है, ठीक, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो थोड़ा पहले हम आपको बेसिक आइडिया दे देते हैं कुछ, जिससे कि ये टॉपिक आपको समझ में आए। समझ रहे हो, टाइम बहुत कम है भैया। अब थोड़ा सिंसियर हो जाइए आप लोग, एग्जाम बिल्कुल आने वाले हैं। और ये ऐसा पार्ट है, अगर आपको कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो वहाँ क्वेश्चन देखते रह जाओगे, कुछ नहीं लिख पाओगे। समझ रहे हो ना, इतिहास भूगोल तो है नहीं। चीज़ें अगर पता है तभी लिख पाओगे, कुछ बना के थोड़ी ना उसमें लिख दोगे। तुमको याद करना पड़ेगा कि लैक ओपेरान में जो ओपेरान होता है उसमें आई जीन, पी जीन, जेड जीन, वाई जीन और ए जीन होते हैं। तुमको याद रहना चाहिए कि जेड जीन क्या बनाता है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज। बाबर हुमायूं के बारे में नहीं लिखना है, कुछ भी लिख के चले आओगे। समझ रहे हो, तो चीज़ें तुमको पढ़ना है कंसेप्चुअली। जहाँ कंसेप्ट है वहाँ कंसेप्ट समझाएंगे, जो चीज़ रटने वाली है वो रटना पड़ेगा। समझ रहे हो ना। तो सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि जीन एक्सप्रेशन जो है ये क्या होता है, और इसका रेगुलेशन हम क्यों करते हैं। तब ये टॉपिक आपको बढ़िया पकड़ में आएगा। अभी तक हमने बेसिक चीज़ें आपको बताई हैं कि डीएनए से जब डीएनए बनता है उसको हम रिप्लिकेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, रिप्लिकेशन। अगर डीएनए से ही डीएनए बनाया जाए तो उसको रिप्लिकेशन बोलते हैं। अगर डीएनए से आरएनए को बनाया जाए तो उसको ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। ये प्रोसेस हमने पढ़ लिया है ट्रांसक्रिप्शन वाला। इसमें 3 स्टेप होते हैं, इनिशिएशन, एलोंगेशन और टर्मिनेशन। इसमें पॉलीमरेज एंजाइम यूज हो रहा था, वही क्या करवाता था, वही तो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसीड करवाता है, एलोंगेशन करवाता है। और इसमें 2 फैक्टर हमने पढ़ा था, इनिशिएशन फैक्टर और टर्मिनेशन फैक्टर। इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स जब बनता है तो उसमें कौन आता है, सिग्मा फैक्टर। और टर्मिनेट कौन करवाता है, रो फैक्टर। इसके बारे में मैंने आपको बताया था। फिर हम और एक प्रोसेस होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, मतलब आरएनए से डीएनए को बनाना। तो ये जनरली वायरसेस में देखने को मिलता है, जो वायरस होते हैं। इसके बारे में भी हमने डिटेल में पढ़ा था। फिर हमने आपको बताया कि आरएनए जो बन गया है, एमआरएनए, बेसिकली ट्रांसक्रिप्शन से हम बनाते हैं एमआरएनए। तो वो जो एमआरएनए है उससे हम प्रोटीन बनाते हैं। किस प्रोसेस से, ट्रांसलेशन से। तो इसके बारे में भी हमने बताया था आपको। इसमें भी 3 ही स्टेप होते हैं, ठीक। तीनों स्टेप हमने डिटेल में पढ़े थे। अमाइनो असाइलेशन ऑफ टीआरएनए के बारे में भी बताया था। तो ये चीज़ें कंप्लीट हो गई, ठीक। तो एक्चुअल में अभी तक आपने जो ये पढ़ा है, इसमें क्या हो रहा था, मान लीजिए आप, ये डीएनए है, ठीक। इस तरीके से ये
डीएनए। अब वैसे आप तो कहोगे सर डीएनए तो इस तरीके का होता है। हाँ भाई बिल्कुल इस तरीके का होता है, लेकिन हमने इसको खोल के बताया है यहाँ पे, ठीक है। दो स्ट्रैंड हैं, दोनों अपोजिट स्ट्रैंड को हम यहाँ बना रहे हैं, क्योंकि आपको समझ में आना चाहिए बस, ठीक। इसी डीएनए को हम यहाँ बना रहे हैं। इसमें एक 3 डेज होगा तो इधर 5 डेज होगा, ये 5 डेज और ये 3 डेज, ये एंड होते हैं इसके। समझ में आया? इसके बीच में क्या होते हैं, नाइट्रोजनस बेसेस लगे होते हैं, नाइट्रोजनस बेस। नाइट्रोजनस बेस तो जानते ही हो, ये क्या है, नाइट्रोजनस बेस है, एडेनिन गुआनिन थाइमिन यूरेसिल। अब इसमें क्या होता है, एक पार्टिकुलर रीजन जो किसी प्रोटीन को बनाता है उसको जीन कहते हैं। ये बात तो मैंने कई बार आपको बताया है, एकदम रट गई होगी, ठीक। मान लीजिए ये इतना पार्ट है डीएनए का जो किसी प्रोटीन को बना रहा है, उसको हम जीन बोलते हैं, ठीक, जीन। तो जीन का एक्सप्रेशन क्या है, जीन एक्सप्रेशन का मतलब क्या है, ये जीन एक्सप्रेस कर रही है। मतलब अगर सभी जीन एक्सप्रेस नहीं कर पाती हैं, एक्सप्रेस करने का ये जीन मतलब ये है कि ये जीन जो है वो कंप्लीटली प्रोडक्ट को बना दे, प्रोटीन का सिंथेसिस कर दे, मतलब वो एक्सप्रेस हो गई। अब ये जो प्रोटीन बनाएगी, जो इससे प्रोटीन बनेगा, ये किसी भी प्रकार का हो सकता है कि ये प्रोटीन किसी काम को चालू करने के लिए हो बॉडी में, या फिर किसी फंक्शन को इनहिबिट करने के लिए हो, उसको रोकने के लिए हो, दोनों काम हो सकते हैं। तो ये जो जीन होती हैं वो अलग अलग टाइप की होती हैं। कुछ होते हैं जो ऐसे प्रोटीन को सिंथेसाइज करते हैं जो किसी पार्टिकुलर फंक्शन को स्टार्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती, कुछ उसको स्टॉप करने के लिए। बात समझ में आया? जैसे कि आपने भोजन किया, खाना खाया, खाना खाने के बाद में आपका जो भोजन है वो मुख गुहा से होते हुए पहले कहाँ जाएगा, पहले जाएगा फेरिंग्स पे, फेरिंग्स से कहाँ जाएगा, ओइसोफेगस, देन उसके बाद में स्टमक में जाएगा जो आमाशय है आपका, और स्टमक में क्या रिलीज होने लगेगा, इंजाइम, इंजाइम रिलीज होने लगेगा ना। तो कैसे इंजाइम रिलीज होगा भाई, जैसे ही मान लो ये तुम्हारा आमाशय है, ठीक, ये आमाशय है, ठीक, और इसमें भोजन आया, ये है ओइसोफेगस, इसके थ्रू यहाँ पे भोजन आया। तो इसकी जो वाल होती है आमाशय की, इसमें सेंसर लगे होते हैं, उनको पता चल जाता है जैसे ही भोजन पहुंचेगा तो वो क्या करेंगे, न्यूरॉन के थ्रू वहाँ की जितने सेल्स होंगे वो उनको एक्टिव कर देंगे, क्या बनाने के लिए, इंजाइम। तो वो इंजाइम का सिक्रेशन करने लगेंगे। फिर जब इसके अंदर फूड का कंप्लीटली डाइजेशन हो जाएगा, तब भी वो सेल्स निकालती रहेंगी इंजाइम, नहीं, तो उनको बंद भी तो करना है ना। तो उनको बंद करने के लिए क्या होगा, इसी तरीके के प्रोसेस होते हैं। किसी भी प्रोसेस को, पार्टिकुलर फंक्शन को स्टार्ट करने के लिए, उसको इनहिबिट करने के लिए प्रोटीन्स बनाई जाती हैं। बहुत सारे ऐसे होते हैं जैसे हार्मोन्स वगैरह है, हार्मोन का भी सिंथेसिस होता है सेल के अंदर। ज़्यादातर हार्मोन कैसे होते हैं, प्रोटीन नेचर के। तो असल में ये जो जीन का एक्सप्रेशन है, इससे प्रोटीन बनता है, यही प्रोटीन इंजाइम में कन्वर्ट होता है, यही प्रोटीन हार्मोन बन जाता है। इसी प्रोटीन में हम मॉडिफिकेशन कर देंगे तो अलग अलग हार्मोन्स बन जाएंगे। हार्मोन्स आपके स्टेरॉइड नेचर के भी होते हैं, कुछ लिपिड नेचर के, लेकिन मैक्सिमम प्रोटीन नेचर के होते हैं। तो ये आपको पता चल गया होगा कि एक्सप्रेशन कितना इंपॉर्टेंट है। जीन का एक्सप्रेशन मतलब उस पार्टिकुलर जीन से प्रोटीन सिंथेसाइज हो जाए। अब ये पता नहीं है कि वो प्रोटीन कैसा है। कभी कभी क्या होता है कि प्रोटीन की ज़रूरत नहीं होती फिर भी वो एक्सप्रेस करने लगता है, तो उसको कंट्रोल किया जाता है। और कभी कभी ऐसा होता है, जैसे कुछ लोगों को देखा है आपने कि वो बौने रह जाते हैं, उनकी हाइट ज़्यादा नहीं बढ़ती। क्यों? क्योंकि उनमें ग्रोथ हार्मोन सिक्रीट नहीं होता है। अब ये ग्रोथ हार्मोन क्या है, ग्रोथ हार्मोन जो है एक प्रोटीन हार्मोन, कैसा हार्मोन है, प्रोटीन हार्मोन, प्रोटीन हार्मोन है। वृद्धि हार्मोन के बारे में पढ़े होंगे, जीएच, जो कि अग्र पिट्यूटरी से निकलता है। एडिनो हाइपोफाइसिस, कभी पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में पढ़ा है? एडिनो हाइपोफाइसिस और न्यूरो हाइपोफाइसिस दो पार्ट होते हैं। एडिनो हाइपोफाइसिस में भी फर्दर पार्ट होते हैं, पार्स डिस्टेलिस, पार्स इंटरमीडिया। तो पार्स डिस्टेलिस जो होता है एडिनो हाइपोफाइसिस, अग्र पिट्यूटरी, वहाँ से जीएच हार्मोन रिलीज होता है। अगर जीएच हार्मोन बराबर रिलीज होता रहेगा तो आपकी ग्रोथ प्रॉपर होती रहेगी। जिनमें नहीं सिक्रेट होता उनमें क्या होता है, बौनापन। तो प्रोटीन का ही सब गेम है भाई, प्रोटीन हार्मोन है।
अगर जीएच हार्मोन को बनाने वाली प्रोटीन बन गई तो काम तमाम, नहीं बनी तो दिक्कत। तो सोच लो, आप देखते हो जनरली ऐसा नहीं होता है कि कोई बौना हो, 100 में से 2-4 मिलेंगे आप। तो बॉडी जो है अपने फंक्शन बहुत ही ढंग से करती है, तरीके से करती है। तो रेगुलेशन जो है बहुत ही क्या होता है, एक्यूरेट होता है, ठीक, और ज़रूर होता है। तो रेगुलेशन जो है जीन एक्सप्रेशन का बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी के थ्रू सारी चीज़ें डिसाइड हो रही हैं। तो अभी आप पढ़ोगे दो टाइप के सिर्फ, एक निगेटिव रेगुलेशन होगा, एक पॉजिटिव, ठीक। एक में आप इंड्यूसिबल ओपेरान के बारे में पढ़ते हो और एक में किसके बारे में पढ़ते हो, रिप्रेसिबल, ठीक। तो यही आपके सिलेबस में है। दो आगे आप एमएससी करोगे, पीएचडी करोगे तो आपको और ज़्यादा डिटेल में चीज़ें देखने को मिलेंगी। बेसिक यहाँ से ही क्लियर करना है, और ये मान के चलिए आप क्वेश्चन यहाँ से ज़रूर आएगा, ठीक। मैं थोड़ा टाइम तो ज़रूर लेता हूँ, लेकिन आप 4 घंटे कहीं पढ़ लीजिए, लेकिन सही से ना कोई पढ़ाए तो क्या मतलब है, समझ रहे हो। 4 लेक्चर देख लीजिए आप 20-20 मिनट के, कितना टाइम हुआ, 1 घंटे 20 मिनट। हमारे पास आप एक लेक्चर देखिए, एक ही में उन 4 के बराबर हो जाएगा, समझ रहे हो। तो चीज़ों को पहले समझो, मतलब समझो उनका, फिर अपने आप ऑटोमेटिक क्वेश्चन बनने लगेंगे। क्वेश्चन तो बाद की बात है, पहले चीज़ों को समझ तो लो। तो जीन एक्सप्रेशन के रेगुलेशन के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक। एक एक्सप्रेशन ऑफ जीन इज द प्रोसेस बाय व्हिच द इंफॉर्मेशन इनकोडेड इन द जीन इज यूज्ड इन द सिंथेसिस ऑफ अ फंक्शनल जीन प्रोडक्ट। जो कि मैंने बताया, जीन एक्सप्रेशन क्या है, इंफॉर्मेशन जो इनकोडेड है जीन के अंदर इज यूज इन द सिंथेसिस ऑफ अ फंक्शनल जीन प्रोडक्ट, मतलब कार्यात्मक जीन उत्पाद को बनाने के लिए, संश्लेषण करने के लिए, सिंथेसिस करने के लिए उस इंफॉर्मेशन को यूज करना। सच एज पॉलीपेप्टाइड चेन, जो प्रोटीन हम बनाते हैं, इट कैन बी रेगुलेटेड एट सेवरल लेवल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये अकेली लाइन जो है पूरा जान है इसकी जीन एक्सप्रेशन की। इट कैन बी रेगुलेटेड एट सेवरल लेवल्स, मतलब इसका हम क्रोमोसोम लेवल पे भी रेगुलेशन कर सकते हैं। जीन के एक्सप्रेशन का रेगुलेशन अलग अलग स्टेजेस में होता है, ट्रांसक्रिप्शनल लेवल पे, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल लेवल पे, ट्रांसलेशनल लेवल पे, यहाँ तक कि क्रोमेटिन रिमोल्डिंग वगैरह भी पढ़ोगे आप। जब क्रोमेटिन, क्रोमेटिन जानते हो भाई, या क्रोमेटिन भी बताना पड़ेगा, फर्स्ट सेमेस्टर में अच्छे से पढ़ के आए हो, बता दूं 1 सेकंड में। बहुत सारे होंगे जिनको पता ही नहीं होगा क्रोमेटिन क्या है। ये जानते हो, ये क्या है, क्रोमोसोम। क्रोमोसोम के ऊपर क्या लिपटा होता है इस तरीके से, सीधा डीएनए नहीं, वो डीएनए नहीं, क्रोमेटिन फाइबर्स होते हैं, क्रोमेटिन के धागे, उनके अंदर डीएनए होता है। पढ़े नहीं हो, ये क्या होता है, न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम के ऊपर क्या होता है, हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर डीएनए इस तरीके से बाइंड करता है, तब क्या बनता है, न्यूक्लियोसोम। और कई सारे इसी तरीके से आपके न्यूक्लियोसोम अरेंज होते हैं इस तरीके से, उस पर डीएनए इस तरीके से बाइंड करता जाता है। फिर ये क्या बनाते हैं, सोलेनॉइड, फिर पैक होके बनाते हैं क्रोमेटिन धागा, ठीक। तो क्रोमेटिन जब यहाँ पे डीएनए इसके ऊपर लिपट रहा है, भाई डीएनए के ही पार्ट तो होंगे जीन, तो यहाँ भी जीन का खेला होता है, समझे। ये सब चीज़ें मैंने पढ़ाई हैं, यहाँ पे रिवीजन करना है सिर्फ। तो क्रोमेटिन के लेवल पे भी हो सकता है, ये लाइन याद रखना है, कोई इंपॉर्टेंट है। इट कैन बी रेगुलेटेड एट सेवरल लेवल्स। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ जीन रेगुलेशंस, एक तो होता है पॉजिटिव और एक है निगेटिव। तो सबसे पहले हम निगेटिव के बारे में आपको बताते हैं। इन निगेटिव जीन रेगुलेशन द जीन कंटिन्यू टू एक्सप्रेस देयर इफेक्ट till their activity is suppressed. This type of gene regulation is called as repressible regulation, ठीक है। तो इंड्यूसिबल और रिप्रेसिबल जो रेगुलेशन होता है, इस पे शॉर्ट नोट भी आते हैं, डिफरेंस लिखने को आता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बड़े जाने माने क्वेश्चन है, खूब आता है इस पे। और जीन एक्सप्रेशन का कोई भी आपको क्वेश्चन आएगा, उसमें इतनी बेसिक चीज़ें तो लिखना ही पड़ेगा, डिफिनेशन ही है। निगेटिव रेगुलेशन जो होता है उसमें क्या होता है, इन निगेटिव जीन रेगुलेशन द जीन्स कंटिन्यू टू एक्सप्रेस देयर इफेक्ट टिल देयर एक्टिविटी इज सप्रेस्ड।
दिस टाइप ऑफ जीन रेगुलेशन इज आल्सो कॉल्ड रिप्रेसिबल रेगुलेशन. द रिप्रेशन इज ड्यू टू अ प्रोडक्ट ऑफ रेगुलेटरी जीन्स. पॉजिटिव जीन रेगुलेशन में क्या होता है? पॉजिटिव जीन रेगुलेशन is the one in which the genes remain non-expressed unless they are induced to do it. It is therefore called inducible regulation. मतलब निगेटिव रेगुलेशन में क्या होता है? अब इसकी हम मीनिंग आपको बता दें. निगेटिव रेगुलेशन मतलब ये है कि कोई एक जीन थी जो कि एक्सप्रेस कर रही थी बराबर, और आपको उसको रोकना था, तो आपने क्या किया? उस एक्सप्रेशन को रोका, तो उसको बोलते हैं निगेटिव या रिप्रेसिबल रेगुलेशन. और इंड्यूसिबल क्या होता है? पॉजिटिव जीन रेगुलेशन. कोई जीन थी जो एक्सप्रेस नहीं कर रही थी, ठीक, उसको आपने जबरदस्ती इंड्यूस किया रिप्रेस करने के लिए, तो इसको बोलते हैं इंड्यूसिबल रेगुलेशन या फिर पॉजिटिव जीन रेगुलेशन. बात समझ में आई? फिर से समझिए. निगेटिव का मतलब जीन ऑलरेडी रिप्रेस एक्सप्रेस कर रही थी, लेकिन आपने क्या किया? उसको इनहिबिट करवाया, बंद करवाया, तो उसको बोलते हैं रिप्रेसिबल या निगेटिव जीन रेगुलेशन. और एक ऐसी जीन थी जो जनरली सामान्य रूप से क्या थी? स्टॉप थी, काम नहीं कर रही थी, एक्सप्रेस नहीं हो रही थी, आपने उसको इंड्यूस करवाया, प्रेरित करवाया, तो उसको बोलते हैं इंड्यूसिबल या पॉजिटिव रेगुलेशन. समझ में आई बात? चलिए भाई, इतनी बात आपको क्लियर है और होनी भी चाहिए क्लियर. जीन रेगुलेशन इज एग्जर्टेड एट 4 लेवल्स. ठीक है, यहाँ पे हम आपको बेसिक चीजें बता रहे हैं. 4 लेवल. फर्स्ट है ट्रांसक्रिप्शनल लेवल व्हेन प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट इज फॉर्म्ड. मतलब पहला है ट्रांसक्रिप्शनल लेवल पे. ट्रांसक्रिप्शनल लेवल पे प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट इज फॉर्म्ड मतलब ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है? डीएनए से आप क्या बनाते हो? एमआरएनए. तो इसी को तो बोलते हो ट्रांसक्रिप्शन. क्या बोलते हो? ट्रांसक्रिप्शन. तो ट्रांसक्रिप्शन के लेवल पे मतलब ये डीएनए की कोई जीन होगी जो कि क्या बना रही होगी? एमआरएनए को बना रही होगी. तो उस जीन में कुछ हेरा फेरी ट्रांसक्रिप्शन के लेवल पे किया जाए, तो उसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शनल लेवल व्हेन प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट इज फॉर्म. सेकंड है प्रोसेसिंग लेवल व्हेन स्प्लाइसिंग एंड टर्मिनल एडिशन आर मेड. मतलब हाँ, तो ये हम बात कर रहे हैं यूकैरियोट की. तो यूकैरियोट की जब बात करोगे तो सीधा आपका एमआरएनए नहीं बनता है. क्या बनता है? डीएनए से पहले बनता है एचएनआरएनए. ये बात अगर अभी आपको याद नहीं आ रही, तुरंत क्लिक नहीं हो रही, तो समझ लो कि आप में समस्या है, क्योंकि ये मैंने पढ़ा पढ़ा के एकदम, समझ रहे हो, इसको फाड़ दिया है, इतना पढ़ाया है. क्या बनता है? एचएनआरएनए. इन यूकैरियोटिक, यूकैरियोट में क्या होता है? ट्रांसक्रिप्शन में डीएनए से सीधा एमआरएनए नहीं बनता है, एचएनआरएनए बनता है, जिसमें इंट्रोन एक्सोन दोनों प्रेजेंट होते हैं. ठीक, इसकी हम स्प्लाइसिंग करवाते हैं, पॉली एडेनाइलेशन करवाते हैं 3 डेज पे. 5 डेज पे क्या करवाते हैं? ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट को जुड़वाते हैं ना. ये सब प्रोसेस पढ़ाया था अभी, इससे पहले वाले लेक्चर में भी बताया है, इससे और उसके पहले भी बहुत सारे लेक्चरों में ये चीज़ें डिस्कस हुई. तो एक तो हो गया कि जब प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट बन रहा है. प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट कौन है? एचएनआरएनए. ये क्या है? ये है प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट. ठीक, जब प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट बन रहा है तो यहाँ इस लेवल पे, ट्रांसक्रिप्शन के लेवल पे, इसको क्या किया जाए? कुछ हेरा फेरी की जाए जीन में, या इंड्यूस करना है तो इंड्यूस करें या फिर रिप्रेस करो. फिर देन उसके बाद में प्रोसेसिंग लेवल पे, मतलब अब यहाँ पे क्या होगी? प्रोसेसिंग होगा. प्रोसेसिंग होगा किसका? एचएनआरएनए का. प्रोसेसिंग में जनरली क्या होता है? व्हेन स्प्लाइसिंग एंड टर्मिनल एडिशन. टर्मिनल एडिशन मतलब स्प्लाइसिंग किया जाए और इसमें टर्मिनल एडिशन मतलब वही टेलिंग और कैपिंग जो होता है ना, कैपिंग और टेलिंग, उसके दौरान किया जाए, जब एमआरएनए बनता है. एचएनआरएनए से एमआरएनए का फॉर्मेशन होता है, तो इस लेवल पे हम कर सकते हैं. फिर है ट्रांसपोर्ट ऑफ एमआरएनए आउट ऑफ न्यूक्लियस इनटू साइटोप्लाज्म. ये भी आपको पता है ना, या नहीं पता है? इसके बारे में तो आपको पता ही होगा भाई. ये है सेल. सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है,
तो ये जो mRNA है ये कहाँ बना है, mRNA न्यूक्लियस के अंदर बना है। न्यूक्लियस में छिद्र भी होते हैं छोटे छोटे ना, उसके थ्रू mRNA को साइटोप्लाज्म में निकालो। तो ये जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है इस लेवल पे भी कर सकते हो, ठीक। अब हम बात करते हैं किसकी, प्रोकैरियोट की। भाई प्रोकैरियोट में ये वाले भी प्रोसेस हो सकते हैं, लेकिन जो अब बताने जा रहा हूं ये सिर्फ प्रोकैरियोट में, यूकैरियोट में नहीं मिलेगा। यूकैरियोट वाले प्रोकैरियोट में भी प्रोसेस हो सकते हैं, लेकिन प्रोकैरियोट में जो बताने जा रहा हूं ओपेरॉन, ओपेरॉन जो होता है, ओपेरॉन ये सिर्फ प्रोकैरियोट में होता है, ठीक। बहुत सारे स्टूडेंट का यही नहीं क्लियर रहता है कंसेप्ट। ओपेरॉन को लिख देते हैं, जीन रेगुलेशन आया यूकैरियोट में लिखने को, उसमें एग्जाम्पल में ओपेरॉन ठोक दिए, ठीक है, तो तुम भी ठोक जाओगे, समझ रहे हो। ये सिर्फ प्रोकैरियोट में पाया जाता है ओपेरॉन, और बहुत इंपॉर्टेंट भी है, इस पे भैया क्वेश्चन खूब पूछा जाता है। तो चौथा जो मेथड है उसको किसने डिस्कवर किया, जेकब एंड मोनोड ने सन 1961 फ्रॉम देयर स्टडी इन बैक्टीरियल जेनेटिक्स proposed that genetic material has a number of functional units called operons। तो इन्होंने क्या किया, बैक्टीरिया के जो जेनेटिक मटेरियल होता है उस पर क्या किया, इन्होंने बहुत ज़्यादा स्टडी की। फिर उन्होंने बताया कि बैक्टीरिया में एक ग्रुप मिलता है फंक्शनल यूनिट्स का, जीन का पार्टिकुलर, जिसको इन्होंने ओपेरॉन बोला। ओपेरॉन में कई सारी जीन होती हैं, क्योंकि भाई जीन आप जानते हो, जीन जो होती हैं दो टाइप की होती हैं, एक होती है मोनोसिस्ट्रोनिक, मोनोसिस्ट्रोनिक, और एक होता है पॉलीसिस्ट्रोनिक, पॉलीसिस्ट्रोनिक। मोनोसिस्ट्रोनिक किस में पाया जाता है, यूकैरियोट्स में, यूकैरियोट्स में, और पॉलीसिस्ट्रोनिक मिलता है प्रोकैरियोट लाइक बैक्टीरिया ई कोलाई, कैरियोट्स में पाया जाता है, ठीक। ये बात याद रखना। इनका मतलब क्या होता है, मान लो ये एक जीन है, ठीक, यहाँ पे बना रहा हूँ जीन। तो जीन में कितने पार्ट होते हैं भाई, एक स्टार्टिंग में प्रोमोटर होगा, क्या होगा यहाँ पे प्रोमोटर, ये है आपका प्रोमोटर, और लास्ट में क्या होता है, यहाँ प्रोमोटर है, यहाँ पे टर्मिनेटर होगा, क्या होगा टर्मिनेटर, और बीच का जो ये पार्ट है ये है आपका स्ट्रक्चरल जीन। बेसिक चीज है, कई बार बताया मैंने, स्ट्रक्चरल जीन होता है। ये जो स्ट्रक्चरल जीन है, स्ट्रक्चरल जीन, अब इसमें एक सिस्टोन अगर हुआ तो उसको बोलेंगे मोनोसिस्टोनिक, जो कि किस में मिलता है, यूकैरियोट्स में। कहाँ, यूकैरियोट्स में। अब ये जो एक सिस्टोन होगा तो वो सिर्फ एक प्रकार के प्रोटीन को बनाएगा, अगर इसमें सिस्टोन एक है तो एक प्रोटीन को बनाएगा। इस टाइप का स्ट्रक्चरल जीन वाला किसमें मिलता है, यूकैरियोट्स में, मोनोसिस्टोनिक, ये स्ट्रक्चरल जीन है, ठीक। अगर इस स्ट्रक्चरल जीन में मान लो पार्ट में डिवाइड है, कई सारे इसमें सिस्ट्रोन है, ए बी सी डी ई करके, तो उसको बोलते हैं पॉलीसिस्टोनिक। अब इसमें जितने सिस्ट्रोन हैं वो सब अलग अलग प्रकार का मटेरियल बनाएंगे, ठीक, प्रोडक्ट बनाएंगे। ये मिलता है प्रोकैरियोट्स में, किसमें, प्रोकैरियोट्स को। तो ये जो सिस्ट्रोन का फंक्शनल यूनिट बोल दिया इन्होंने, सिस्ट्रोन को क्या बोला, नंबर ऑफ फंक्शनल यूनिट, इसी को कहते हैं ओपेरॉन। क्या बोलते हैं, ओपेरॉन। तो ये सिर्फ प्रोकैरियोट में ही मिलेगा, ठीक। अब ये जो जितनी सिस्ट्रोन है इसमें सभी सिस्टोन अलग अलग मॉलिक्यूल बना रही है, लेकिन ये आपस में इंटरकनेक्टेड है। ये किसी एक ही प्रोसेस को रेगुलेट करने के लिए मटेरियल बनाए जाएंगे, ठीक। अभी आगे हम जब लेक ओपेरॉन के बारे में आपको रिवाइज करवाएंगे तो वहां बताएंगे, ठीक। तो इतनी बात आपको क्लियर हो गई, तो हम आगे बढ़ते हैं, ठीक। इन्होंने ओपेरॉन के बारे में बताया बैक्टीरिया पे स्टडी करके। एन ओपेरॉन कंसिस्ट ऑफ मिनिमम 4 टाइप ऑफ जीन्स। देखो वही इन्होंने क्या बताया कि एक जो ओपेरॉन होता है उसमें मिनिमम 4 प्रकार की जीन्स होती हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको जीन बता दिया था, वही सिस्टोन की ए बी सी डी ई 5 बता दिया, यहाँ पे 4 मिनिमम होती हैं, इससे ज़्यादा भी हो सकती हैं, लेकिन होंगी सिर्फ प्रोकैरियोट में, ये याद रखना है।
जैसे उसमें रेगुलेटर, ऑपरेटर, प्रोमोटर और स्ट्रक्चरल जीन। तो ये जो चार चीजें हैं ये तो बेसिक है, कम से कम इतनी तो होनी ही चाहिए, तब हम उसको क्या बोलेंगे, ओपेरोन, वरना उसको हम ओपेरोन नहीं बोलते हैं। ठीक, अब यहाँ पे आप समझिए, ये आपको लैक ओपेरान के बारे में जनरल डायग्राम बनाया हुआ है, ठीक, जिसपे भैया क्वेश्चन आते हैं। ये क्या है, लैक ओपेरान, नीचे लिखा हुआ है ना यहाँ पे, ये क्या है भाई, लैक ओपेरान। ठीक, तो लैक ओपेरान वैसे तो आई होप आप सभी ने याद ही कर लिया होगा, क्योंकि महत्वपूर्ण ज़्यादा है, कई बार बताया हूँ मैं, तो इसको तो याद ही कर लिए होंगे, फिर भी हम यहाँ पे आपको रिवाइज करवा देते हैं। तो पहले हम आपको इसमें इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ा देते हैं, लैक ओपेरान के बारे में। ठीक है, कुछ पॉइंट आपको दिखाऊं तब आपको चीज़ें समझ में आएंगी। रेगुलेटर जीन के बारे में आओ देखते हैं, फिर अभी लैक ओपेरान भी आपको हम पढ़ाएंगे। रेगुलेटर जीन फॉर्म्स ऑफ बायोकेमिकल फॉर सप्रेसिंग द एक्टिविटी ऑफ ऑपरेटर जीन। मतलब अब देखो, मैंने बताया था आपका जो ओपेरोन होता है, ओपेरोन, इसमें मिनिमम चार चीजें तो होनी चाहिए। पहली तो रेगुलेटर जीन, नंबर एक क्या है, रेगुलेटर जीन। सेकंड कौन सी होनी चाहिए, ऑपरेटर जीन। थर्ड कौन सी होनी चाहिए, थर्ड होनी चाहिए इसमें प्रोमोटर जीन, प्रोमोटर जीन। और फोर्थ इसमें आवश्यक होती है स्ट्रक्चरल जीन। ये चार बेसिक चीजें हैं, बेसिक यूनिट हैं जो होनी चाहिए, तभी हम उसको बोलते हैं ओपेरॉन, और तभी ओपेरॉन फंक्शन करेगा। तो स्टेप बाय स्टेप पहले चारों को समझ लेते हैं, तो भाई ओपेरॉन समझ में आ जाएगा, क्योंकि कोई भी ओपेरॉन पढ़ोगे आप तो उसमें चार चीजें तो पढ़नी ही पड़ेंगी ना। तो पहला है रेगुलेटर जीन। रेगुलेटर जीन फॉर्म्स ऑफ बायोकेमिकल, मतलब एक रासायनिक अणु बनाएंगी, ठीक, मटेरियल मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करेंगी। भाई जीन है तो किसी ना किसी चीज को बनाएंगी, कोड करेंगी। तो रेगुलेटर जीन जो होती हैं वो ऐसे पदार्थ को बनाती हैं जो क्या करता है, ऑपरेटर जीन, ये जो है सेकंड वाला, ऑपरेटर जीन को क्या करती हैं, सप्रेस करती हैं। रेगुलेटर जीन फॉर्म्स ऑफ बायोकेमिकल फॉर सप्रेसिंग द एक्टिविटी ऑफ ऑपरेटर जीन। तो रेगुलेटर जीन मटेरियल बनाएगा, वो मटेरियल क्या करेगा, इसकी एक्टिविटी को सप्रेस करेगा, ओपेरोन की। अब ऑपरेटर जो जीन है ये क्या करेगा, ऑपरेटर जीन रिसीव्स द प्रोडक्ट ऑफ रेगुलेटर जीन। ये क्या करेगा, रेगुलेटर जीन में जो मटेरियल बनाया गया उसको पहले रिसीव करेगा। इट अलाउ द फंक्शनिंग ऑफ द ओपेरोन when it is not covered by the biochemical produced by regulator gene। मतलब मटेरियल यहाँ से रेगुलेटर जीन से लेगा तो फंक्शन अपना ओपेरान का आगे स्टार्ट करेगा, मतलब प्रोमोटर जीन और स्ट्रक्चरल जीन अपना काम करने लगेंगे। व्हेन इट इज नॉट कवर्ड बाय द बायोकेमिकल प्रोडक्ट, मतलब अगर ऑपरेटर जीन को रेगुलेटर जीन से मटेरियल नहीं मिला तो यह क्या करेगा, तो प्रोसेस को नहीं आगे होने देगा। ये काम है ऑपरेटर जीन का। द फंक्शनिंग ऑफ ओपेरॉन इज स्टॉप्ड व्हेन ऑपरेटर जीन इज कवर्ड। मतलब अगर रेगुलेटर जीन ने काम नहीं किया तो ये क्या होगा, बंद कर देगा, सब प्रोसेस स्टॉप हो जाएगा। प्रोमोटर जीन का काम क्या है, प्रोमोटर जीन प्रोवाइड्स पॉइंट ऑफ अटैचमेंट टू आरएनए पॉलीमरेज रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसक्रिप्शन ऑफ स्ट्रक्चरल जीन। मतलब किसी जीन में ही तो ये सभी चीजें हैं। मान लो यहाँ पे क्या है, आपकी रेगुलेटर जीन है, यहाँ पे आपकी ऑपरेटर जीन है, यहाँ पे प्रोमोटर जीन है, और बाकी आगे आपका यहाँ टर्मिनेटर जीन होगा, बीच में स्ट्रक्चरल जीन है। तो रेगुलेटर ने कुछ मटेरियल बनाया, मान लीजिए इस तरीके से,
अब ये मटेरियल इंड्यूसिबल और रिप्रेसिबल दोनों टाइप का हो सकता है। अगर ये आपका जो रेगुलेशन आप पढ़ रहे हो ओपेरॉन, अगर ये रिप्रेसिबल है, भाई ओपेरॉन हम दो टाइप के पढ़ेंगे, एक इंड्यूसिबल एक रिप्रेसिबल, एक पॉजिटिव एक निगेटिव। अगर रिप्रेसिबल हुआ निगेटिव तो ये क्या करेगा, तो ये कुछ नहीं करेगा और यहाँ पे ये काम चलता रहेगा। अगर ये पॉजिटिव हुआ तो इसका उल्टा हो जाएगा। ठीक, तो ये जो प्रोमोटर है, जब यहाँ काम सारा ठीक होगा तो पॉलीमरेज एंजाइम जो है वो प्रोमोटर से बाइंड कर जाएगा और बाइंड करके इस स्ट्रक्चरल जीन को पढ़ के यहाँ पे प्रोटीन बना देगा। क्या करेगा, प्रोटीन सिंथेसिस कर देगा। मतलब समझ में आया। अगर रेगुलेटर जीन ऑपरेटर जीन अपना काम सही से कर रहे हैं ठीक ठाक, तो प्रोमोटर से क्या करेगा, प्रोमोटर की साइट जो होती है एक्टिव वाली वो खुल जाएगी, जहाँ पे ये पॉलीमरेज एंजाइम जाके बाइंड करेगा प्रोमोटर से और आगे एलोंगेशन करेगा, जिससे स्ट्रक्चरल जीन को कोड करके क्या बनाएगा, प्रोटीन बना देगा। ठीक, स्ट्रक्चरल जीन्स ट्रांसक्राइब एमआरएनए फॉर पॉलीपेप्टाइड सिंथेसिस। तो यहाँ पे एमआरएनए बनाएगा, एमआरएनए से क्या बनेगा, प्रोटीन बन जाएगा। तो ये हैं 4 बेसिक यूनिट जिनको आपको समझना है, बहुत आवश्यक। रेगुलेटर जीन का काम, ऑपरेटर जीन का काम और किसका काम, प्रोमोटर और स्ट्रक्चरल जीन। तो अब हम बात करते हैं सीधे डायरेक्ट किसकी, लैक ओपेरॉन की। लैक ओपेरॉन अगेन मैं बोल रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से स्टेप बाय स्टेप एक एक पॉइंट को आप समझेंगे। लैक ओपेरॉन आप इस्केरेसिया कोलाई इज एन इंड्यूसिबल ओपेरॉन सिस्टम। सबसे पहली बात यहाँ से क्वेश्चन आएगा, which was discovered by Jacob and Monod in 1961। यहाँ से क्वेश्चन आएगा। लैक ओपेरॉन हैज 3 स्ट्रक्चरल जीन, जेड वाई एंड ए। जेड वाई ए ये 3 क्या है, स्ट्रक्चरल जीन है। और इसमें क्या होंगे, बाकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो तो होंगी ही, रेगुलेटर जीन भी होगा इसमें कहीं, समझ रहे हो, ऑपरेटर जीन भी होगा, बाकी ये 3 स्ट्रक्चरल जीन है। तो ये स्ट्रक्चरल जीन जेड वाई ए अपना प्रोडक्ट कब बनाएंगी, जब रेगुलेटर जीन ऑपरेटर जीन ये काम फंक्शन अपना अच्छे से करेंगी, तभी तो प्रोमोटर से क्या बाइंड करेगा, पॉलीमरेज। कौन, पॉलीमरेज प्रोमोटर से बाइंड करेगा और प्रोमोटर से बाइंड करते ही आगे जो जेड वाई ए जीन है ये अपना प्रोडक्ट बनाएंगी और जब ये अपना प्रोडक्ट बनाएंगी तो फंक्शन चालू हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही है। तो भैया लैक ओपेरॉन एक इंड्यूसिबल ओपेरॉन का एग्जाम्पल है। इसको किसने डिस्कवर किया था, जेकब एंड मोनार्ड ने सन 1961 में किया था। इस ओपेरॉन में स्ट्रक्चरल जीन 3 होती हैं, कौन कौन सी, जेड वाई एंड ए। इन द इंड्यूसिबल इंड्यूस्ड ओपेरॉन द स्ट्रक्चरल जीन्स ट्रांसक्राइब अ पॉलीसिस्टोनिक एमआरएनए व्हिच प्रोड्यूस, देखो पॉलीसिस्टोनिक लिखा है क्योंकि ओपेरॉन की बात हो रही है, ये बैक्टीरिया में ही मिलता है ना। एमेरॉन पॉलीस्टोनिक एमआरएनए व्हिच प्रोड्यूसेस 3 एंजाइम्स। मतलब ये जो 3 मटेरियल हैं ये 3 एंजाइम बनाएंगे। दीज आर बेटा गैलेक्टोसाइडेज कामा गैलेक्टोसाइड परमिएज एंड गैलेक्टोसाइड ट्रांसएसिटाइलेज। मतलब जो आपका जेड है ये क्या बनाएगा, जेड जीन बनाएगा बीटा गैलेक्टोसाइडेज, बीटा गैलेक्टोसाइडेज। आपका जो वाई जीन है ये क्या बनाएगा, गैलेक्टोसाइडेज, गैलेक्टोसाइडेज। और ए जीन क्या बनाएगा, ट्रांस एसिटाइलेज, गैलेक्टोसाइड परमिएज। ये गैलेक्टोसाइड लिखो या ना लिखो लेकिन परमिएज इंपॉर्टेंट है, परमिएज, इसका नाम परमिएज ही होता है। परमिएज मतलब ये मेम्ब्रेन को परमिएबल बनाता है, किसके लिए, गैलेक्टोसाइड के लिए, तो इसीलिए इसको नाम रख दिया गया गैलेक्टोसाइड परमिएज। ठीक, वाई जो बनाता है परमिएज एंजाइम, इसका काम होता है कि मान लो ये सेल है, सेल के अंदर ये प्रोसेस हुआ जिसमें बन गया आपका मान लो ये
गैलेक्टोसाइड परमिएज। तो ये क्या करेगा, ये जो सेल मेम्ब्रेन है यहाँ पे गैलेक्टोसाइड के जो बाहर मोलिक्यूल हैं लैक्टोज के, उसको अंदर लाने के लिए इस मेम्ब्रेन को परमिएबल बनाता है, पारगम्य बनाता है, इसीलिए इसको नाम है गैलेक्टोसाइडेज परमिएज। ठीक। थर्ड जो ए जीन है स्ट्रक्चरल जीन, ये क्या बनाता है, गैलेक्टोसाइड ट्रांस एसिटाइलेज। गैलेक्टोसाइड ट्रांस एसिटाइलेज, एसिटाइलेज। ठीक है, ये बनाएगा गैलेक्टोसाइड ट्रांस एसिटाइलेज। बीटा गैलेक्टोसाइडेज जो जेड जीन से बनना है, ब्रिंग्स अबाउट हाइड्रोलिसिस ऑफ लैक्टोज। इसका काम है ये लैक्टोज का हाइड्रोलिसिस करेगा। और भैया जब लैक्टोज का हाइड्रोलिसिस करेगा तो क्या बनेगा, लैक्टोज के हाइड्रोलिसिस से क्या बनता है भाई, इससे बनेगा एक ग्लूकोज प्लस एक गैलेक्टोज। क्या बनता है, एक ग्लूकोज मोलिक्यूल और एक गैलेक्टोज। तो इसका काम यही है, टू फॉर्म ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। बीटा गैलेक्टोसाइडेज क्या करता है, लैक्टोज का हाइड्रोलिसिस, जिससे कि ग्लूकोज और गैलेक्टोज बनेंगे। गैलेक्टोसाइड परमिएज जो वाई जीन से बनना है, इट्स रिक्वायर्ड फॉर एंट्री ऑफ लैक्टोज। मतलब जो ये गैलेक्टोसाइड परमिएज है, इसका काम है कि जो बाहर मीडियम में, सेल के बाहर जहाँ पे सेल आपकी आप सेल का कल्चर करवा रहे हो, जहाँ पे आप प्रोसेस कर रहे हो, उस मीडियम में जो सेल के बाहर एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल में लैक्टोज है, उसकी एंट्री के लिए इस मेम्ब्रेन को, सेल मेम्ब्रेन को परमिएबल बनाता है। कौन, गैलेक्टोसाइड परमिएज, जो कि वाई जीन से बनना है। ठीक। इनटू द बैक्टीरियम, मतलब बैक्टीरिया के अंदर इंटर करवाने के लिए। फिर है थर्ड वाला आपका एंजाइम गैलेक्टोसाइड ट्रांस एसिटाइलेज, ए जीन से जो बनता है, कैन ट्रांसफर एसिटिल ग्रुप फ्रॉम एसिटिल को एंजाइम ए टू बीटा गैलेक्टोसाइडेज। तो ये इसका काम है ट्रांस एसिटाइलेज का, कि ये एसिटिल ग्रुप को ट्रांसफर करवाता है, कहाँ से कहाँ, एसिटिल कोएंजाइम ए से बीटा गैलेक्टोसाइडेज साइड तक। ठीक। तो आप ये समझ लीजिए बेटा कि जो ये एसिटिल कोएंजाइम ए है, ये सेल के अंदर ही होता है। आपने बीटा ऑक्सीडेशन वगैरह में भी पढ़ा था कि एसिटिल कोएंजाइम ए मतलब भर का होता है, बहुत सारे विटामिन का भी पार्ट होता है। ये सब आप फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री में मैंने आपको चीज़ों के बारे में बताया था सेकंड सेमेस्टर में। ठीक। सब यूज होती हैं भाई स्टेप बाय स्टेप। आज अगर इसको नहीं पढ़ोगे तो फोर्थ सेमेस्टर में आपको डाउट होगा, इसीलिए सब कुछ पढ़ना अनिवार्य है, हर सेमेस्टर में एक एक टॉपिक। द सबस्टांसेस whose addition induce the synthesis of enzyme is called inducer. Inducer is a chemical which attach to repressor and change the conformation of its operator binding site so that it no more remains attached to operator. The repressor of lac operon is a टेट्रामेरिक प्रोटीन। तो भैया जो ओपेरोन है, ये लैक ओपेरोन, इसके लिए जो रिप्रेसर होता है वो टेट्रामेरिक प्रोटीन होता है। टेट्रामेरिक मतलब समझते हो, टेट्रा मीन चार होता है। ठीक, चतुष्क प्रोटीन होती है। इट इज मेड अप ऑफ 4 सब यूनिट ईच हैविंग मोलिकुलर वेट ऑफ 40,000 अबाउट। इफ लैक्टोज इज एडेड, द रिप्रेसर इज रेंडर्ड inactive so that it cannot remain bound to operator gene and synthesis of RNA takes place। मतलब समझिए, ये लाइन इंपॉर्टेंट है। इफ लैक्टोज इज एडेड, मतलब अगर मीडियम में लैक्टोज है, सेल के अंदर लैक्टोज है, द रिप्रेसर इज रेंडर्ड इनएक्टिव so that it cannot remain bound to operator gene and synthesis of mRNA takes place। अगर लैक्टोज प्रेजेंट है तो mRNA बनेगा। ट्रांसक्रिप्शन इज अंडर नेगेटिव कंट्रोल व्हेन लैक रिप्रेसर इज इनएक्टिवेटेड बाय इंड्यूसर। अब यहाँ पे मैं आपको डायग्राम के थ्रू बनाता हूँ। मान लीजिए ये आपका जीन वाला पार्ट है, इसमें ये आपका हम पार्टीशन कर दे रहे हैं।
यहाँ पे आपका जेड जीन, यहाँ है वाई जीन, ये है ए जीन, और ये आपका आगे का पार्ट है जो कि टर्मिनेटर होगा, टर्मिनेटर। इससे पहले आपका क्या प्रेजेंट है, प्रोमोटर, क्या है, प्रोमोटर। यहाँ पे है आपका ऑपरेटर, क्या है, ऑपरेटर। और देन यहाँ पे आपका रेगुलेटरी जीन, ये क्या है, रेगुलेटरी जीन, रेगुलेटरी जीन, ठीक। हाँ, तो यहाँ पे लाइन क्या बताया था हमने, द रिप्रेसर ऑफ लैकोपेरान इज अ टेट्रामेरिक प्रोटीन। मतलब जो रेगुलेटरी जीन है एक प्रोडक्ट बनाती है, क्या बनाती है, प्रोडक्ट। कौन सा प्रोडक्ट, ये रिप्रेसर को बनाती है, क्या बनाती है, जो प्रोटीन बनाएगी। असल में जीन सभी क्या बनाते हैं, प्रोटीन। और मैंने आपको कई बार बोला है कि हमारे बॉडी में जो फंक्शनल चीजें वो प्रोटीन ही है। तो ये जो प्रोटीन बनाती है वो प्रोटीन कैसी होती है, रिप्रेसर प्रोटीन, रिप्रेसर टाइप, ठीक। रिप्रेसर प्रोटीन बनाएगी, क्या बनाएगी, प्रोटीन। ये जो रिप्रेसर प्रोटीन है इसी के बारे में लिखा है, टेट्रामेरिक प्रोटीन होती, कैसी होती है, इस प्रोटीन में 4 सब यूनिट होती है, ठीक। 4 सब यूनिट होती हैं, या इसको हम बोलते हैं टेट्रामेरिक प्रोटीन, ठीक है। ज्यादा हमको डिटेल में इसके नहीं जाना, बस इतना समझिए आप, जो रेगुलेटर जीन है ये एक रिप्रेशन प्रोटीन को बनाती है। ये प्रोसेस पूरा कहाँ हो रहा है, ये प्रोसेस हो रहा है एक सेल के अंदर। हम बड़ी सी यहाँ पे एक सेल बना दिए, ठीक, न्यूक्लियस के अंदर हो रहा है, ठीक। ये न्यूक्लियस है, इसके ऊपर सेल की कवरिंग होगी, ठीक। यहाँ पे रिप्रेसर प्रोटीन बनते हैं रेगुलेटर जीन से, ये हमेशा बनेगी, ये ऑलवेज बनेगी, ठीक, ये हमेशा बनेगी। हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, यही से नंबर मिलते हैं आपको जब ऐसे पॉइंट लिख के आते हो, क्योंकि ये तभी आप बता पाओगे जब आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे कि कब बनेगी कब नहीं। ये ऑलवेज बनता है। आगे का प्रोसेस अब डिपेंड करता है कि इंड्यूसर सेल के अंदर है प्रेजेंट या नहीं है। तो यहाँ पे लैक ओपेरॉन जो है, लैक ओपेरॉन, लैक ओपेरॉन में इंड्यूसर कौन होता है भाई, इंड्यूसर जो है आपका वो है लैक्टोज। एक एक चीज को मैं लिख के बता रहा हूँ सेपरेटली, जिससे कि आप नोट कर सके, ठीक, आपके नोट्स बढ़िया बने। यहाँ लैक ओपेरॉन में इंड्यूसर कौन है, लैक्टोज। मतलब अगर लैक्टोज मीडियम में हुआ, यहाँ पे लैक्टोज के मोलिक्यूल जो हैं मीडियम में अगर है, ये क्या है, लैक्टोज, लैक्टोज। तो क्या होगा, ये लैक्टोज, मान लीजिए ये जो आपकी रिप्रेसर प्रोटीन है वो ये वाली थी, ठीक, ये वाली रिप्रेसर प्रोटीन आपकी बनी है, ठीक। तो ये लैक्टोज रिप्रेसर प्रोटीन से बाइंड करेगा, क्या करेगा, बाइंड करेगा। और जैसे ही लैक्टोज रिप्रेसर प्रोटीन से बाइंड करेगा तो ये प्रोटीन कैसी हो जाएगी, इनएक्टिव, क्या हो जाएगी, इनएक्टिव हो गई। बात समझ में आई कुछ। रेगुलेटरी जीन ने एक रिप्रेसर प्रोटीन बनाया जो कि टेट्रामेरिक या 4 सब यूनिट वाली होती है। अगर मीडियम में लैक्टोज प्रेजेंट है तो लैक्टोज के मॉलिक्यूल उस प्रोटीन से रिएक्शन करेंगे और इंटरेक्शन से क्या होगा, ये प्रोटीन इनएक्टिव हो जाएगी और ऑपरेटर से बाइंड नहीं कर पाएगी। तो क्या होगा, ऑपरेटर अपना काम करता रहेगा। बात कुछ समझ में आई या नहीं आई, आई। मान लीजिए अगर यहाँ पे लैक्टोज मीडियम में प्रेजेंट ही नहीं था, लैक्टोज जो कि आपका इंड्यूसर है वो प्रेजेंट नहीं था, तब क्या होगा, तब जो आपकी ये प्रोटीन बनी हुई है रिप्रेसर, क्योंकि मैंने बताया ना रिप्रेसर प्रोटीन हमेशा बनती है, ऑलवेज। अब लैक्टोज है या नहीं है इस पे डिपेंड करता है, इंड्यूसर पे। अगर लैक्टोज नहीं है तो ये प्रोटीन कहाँ बाइंड करेगी, ऑपरेटर से, ठीक। और ऑपरेटर से बाइंड करके ऑपरेटर को ब्लॉक कर देगी और आगे का प्रोसेस क्या होगा, रुक जाएगा। तो ये बात समझ में आई। फिर बीटा गैलेक्टोसाइडेज नहीं बनेगा क्योंकि भाई प्रोमोटर से पॉलीमरेज नहीं जुड़ेगा एंजाइम। फिर ये जो जीन्स हैं आपकी स्ट्रक्चरल जीन, ये अपना प्रोटीन का सिंथेसिस नहीं कर पाएंगे। तो आई होप आपको लैक ओपेरॉन
मस्त तरीके से समझ में आया होगा। अब इसका हम थोड़ा सा डायग्राम भी आपको दिखा देते हैं कैसे क्या हो रहा है। ये देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ठीक। ये जो है ना आपकी आई जीन यहाँ पे दिखाया है इन अब्सेंस ऑफ इंड्यूसर, मतलब यहाँ पे लैक्टोज जो है, लैक्टोज नहीं है, इंड्यूसर अब्सेंट है, तब क्या होगा, आई जीन ने रिप्रेसर एमआरएनए बनाया और इस रिप्रेसर से रिप्रेसर प्रोटीन बनी। भाई कोई भी जीन होती है क्या है, ये है रेगुलेटरी जीन, रेगुलेटरी जीन, ठीक। तो कोई भी जीन है तो क्या बनाएगी, प्रोटीन। प्रोटीन कैसे बनाती है, जीन से पहले एमआरएनए बनेगा फिर प्रोटीन बनेगी। तो ये रेगुलेटरी जीन हमेशा क्या बनाती है, रिप्रेसर प्रोटीन। यही तो बताया है भाई, बार बार लिखो, बार बार लिखो, याद होगा। ये बनाती है रिप्रेसर प्रोटीन को, और ये ऑलवेज बनेगा चाहे इंड्यूसर हो या ना हो। देखो यहाँ पे अब्सेंट है इंड्यूसर, फिर भी तो प्रोटीन बनना है, तो रिप्रेसर प्रोटीन बनेगा। पहले रिप्रेसर एमआरएनए होगा, बनेगा, फिर रिप्रेसर प्रोटीन बनेगा। अब यहाँ पे भाई रिप्रेसर को रोकने वाला इंड्यूसर तो है नहीं लैक्टोज, तो क्या होगा, ये सीधा यहाँ पे ऑपरेटर से बाइंड कर जाएगा। रिप्रेसर बाइंड्स टू द ऑपरेटर रीजन, ये ओ वाला रीजन है, ठीक। एंड प्रिवेंट्स आरएनए पॉलीमरेज फ्रॉम ट्रांसक्राइबिंग द ओपेरॉन, मतलब लैक्टोज अगर नहीं है तो ये रिप्रेसर प्रोटीन जो बनी है ये बाइंड कर जाएगी ऑपरेटर से और आगे का सिस्टम ब्लॉक कर देगी, ठीक है। प्रोमोटर वगैरह, प्रोमोटर से आपका पॉलीमरेज एंजाइम बाइंड नहीं कर पाएगा। सेकंड पॉसिबिलिटी क्या है, इंड्यूसर इज प्रेजेंट, ठीक, इन प्रेजेंस ऑफ इंड्यूसर, मतलब जो लैक्टोज है आपका वो मीडियम में प्रेजेंट है, तब क्या होगा, फिर से भाई ये तो हमेशा बनाती है क्या, वही रिप्रेसर प्रोटीन। तो यहाँ पे ये बनी रिप्रेसर प्रोटीन, ये क्या है, ये है रिप्रेसर प्रोटीन, ठीक। अब क्या हुआ, ये है इंड्यूसर, इंड्यूसर कौन है, लैक्टोज। भाई लैक ओपेरॉन में लैक्टोज है, दूसरा ओपेरॉन पढ़ोगे तो हो सकता है वहां पे दूसरा हो। तो ये लैक्टोज क्या किया, इस रिप्रेसर प्रोटीन से यहाँ पे बाइंड किया, इंटरेक्शन दिखा रहा है ना, ये वाला आपका रिप्रेसर प्रोटीन और ये क्या है आपका लैक्टोज। तो ऐसे ही मैंने बताया था ना इंटरेक्शन होगा। तो यहाँ पे ये इनएक्टिव रिप्रेसर, मतलब ये रिप्रेसर जो है इनएक्टिव कर दिया गया जब इंड्यूसर प्रेजेंट है। तो क्या होगा, ये जाके वहां बाइंड नहीं कर पाएगा ऑपरेटर से, और ऑपरेटर प्रोमोटर सभी अपना काम करेंगे। पॉलीमरेज एंजाइम जो है वो यहाँ पे प्रोमोटर से बाइंड करेगा और ट्रांसक्राइब करना स्टार्ट कर देगा। तो जिससे क्या होगा, लैक एमआरएनए बनेगा इन तीनों प्रोटीन से मिलकर, जिससे कि जो जेड वाला है आपका ये बनाएगा बीटा गैलेक्टोसाइडेज, और वाई क्या बनाएगा, परमिएज, और ए क्या बनाएगा, ट्रांस एसिटाइलेज। एक बार जब ये प्रोसेस हो जाता है अगर लैक्टोज अंदर है तब ये एंजाइम बन जाते हैं। अब ये एंजाइम बनने के बाद में प्रोसेस और धड़ाधड़ होने लगता है, क्यों, क्योंकि भाई अब क्या बन गया है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज। ये क्या करेगा, आपके लैक्टोज जो होंगे जितने उनको क्या करेगा, तोड़ेगा, किसमें, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में। तो यहाँ का अंदर का सेल का लैक्टोज सारा खत्म होने लगेगा, और इससे क्या मिलेगा भाई, ग्लूकोज और गैलेक्टोज से बैक्टीरिया को एनर्जी मिलेगी। अब जब अंदर लैक्टोज खत्म होने लगेगा तो परमिएज एंजाइम क्या करेगा, भाई ये भी तो साथ में बन रहा है, भाई ये क्यों बैठेगा, जब ये बन गया है तो ये क्या सोचेगा, भाई इसको पैदा लेने के लिए क्या करना पड़ा, परमिएज को पैदा लेने के लिए लैक्टोज की जरूरत थी। जब लैक्टोज उपस्थित था, यहाँ पे प्रेजेंट था, तभी तो ये प्रोसेस चालू हुआ, तब परमिएज बना। तो भाई परमिएज की भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि लैक्टोज को वो अंदर लेके आए कोशिका से, क्योंकि लैक्टोज ने ही तो इसको जन्म दिया, इसको बनवाया किसने, लैक्टोज के माध्यम से बना। लैक्टोज यहाँ पे बाइंड कर गया इंड्यूसर से, तभी ये प्रोसेस चलता रहा। तो इंड्यूस ये क्या करेगा, परमिएज ये सेल के अंदर से, सॉरी सेल के बाहर से जितना भी लैक्टोज है वो मीडियम में लेके आएगा, कैसे, परमिएबिलिटी बढ़ा के, ठीक, इसका नाम ही परमिएज है।
ये सेल मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी बढ़ाएगा, जिससे कि लैक्टोज अंदर आना स्टार्ट हो जाएगा। और ट्रांस एसिटाइलेज का मतलब आप समझ ही गए थे, एसिटिल ग्रुप को एसिटिल कोएंजाइम ए से बेटा गैलेक्टोसाइड तक ट्रांसफर करवाने में हेल्प करता है। ठीक, तो ये आपका हो गया लैक ओपेरॉन। ठीक, लैक ओपेरॉन आई होप आपको मस्त समझ में आ गया होगा। ठीक, तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, एक्सप्रेशन ऑफ जीन रेगुलेशन। अभी इसका एक और वीडियो आएगा एक्सप्रेशन ऑफ जीन रेगुलेशन का। ठीक, क्यों? क्योंकि भाई इसमें अभी हम क्या पढ़ने वाले हैं, इसमें अभी हम यूकैरियोट में नहीं पढ़े। यूकैरियोट्स में जो होता है प्रोसेस, ठीक, और ट्रांसक्रिप्शनल लेवल, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल लेवल, इन सब चीज़ों का भी रिवीजन का हम लेक्चर लाएंगे। इसके अलावा भी आपका टीआरपी ओपेरोन भी है। क्या है? टीआरपी ओपेरोन, तो इसको भी पढ़ेंगे। इसके अलावा हम आज जो है 8 यूनिट का जो हमारा थोड़ा सा पार्ट है उसको आज हम इसमें पढ़ेंगे, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, क्योंकि सब कुछ जरूरी है, रिवाइज करना है, तो हम सब कुछ करेंगे साथ साथ। अगले लेक्चर में आपको टीआरपी के बारे में, यूकैरियोटिक में किस तरीके से होता है जीन रेगुलेशन, उन प्रोसेसों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, तो इसी तरीके से आपका पूरा हम एग्जाम तक रिवीजन करवा देंगे, आप टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, सारे कंसेप्ट आपके ब्रेन में सेट कर दूंगा। और दूसरी बात ये है, आप कई बार लेक्चर को देखा करिए। ठीक, नोट्स बनाया हो तो उसको पढ़िए, बार बार रिवीजन बार बार करिए, मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करोगे तभी चीज़ें याद होंगी। तो अब हेडिंग लगा लीजिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, थोड़ा सा इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं, बस 5 मिनट की बात है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इज अ टेक्निक फॉर आइडेंटिफाइंग repeated sequence in the human genome that produce a pattern of bands unique for every individuals। मतलब ये ऐसी टेक्निक है, देखो आपको पता है या नहीं, चलो हम बताते हैं। एवरी ह्यूमन, जितने भी मनुष्य हैं, हमारा हो या आपका हो या हमारे साइड में भाई साहब बैठे हैं इनका हो, ठीक, या फिर इधर चेयर पे एक बैठे इनका हो, या आपके साइड में कोई बैठा हो उनका हो, सबका डीएनए 99.9% सेम होता है। कैसा होता है? डीएनए सेम होता है। सिर्फ 0.1 या 0.1, कभी कभी कुछ में तो देखो आप जो सगे भाई बहन हो ना, उसमें तो इससे भी कम हो सकता है कि वेरिएशन हो, पूरा टोटल सेम हो, बस 0.001% ही चेंज हो। तो डीएनए जो होता है लगभग लगभग सेम होता है, थोड़ा सा पार्ट बस चेंज होता है। तो हम क्या करते हैं, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के थ्रू वो जो रिपीटेड सीक्वेंस है उनको जानने का प्रयत्न करते हैं। हल्का सा उसमें वेरिएशन मिलता है, पैटर्न ऑफ बैंड यूनिक फॉर एवरी इंडिविजुअल्स, थोड़ा सा ही डिफरेंस है, वही यूनिकनेस का कारण बनता है। ठीक, तो आप थंब लगाते जाते हो ना, तो आपके थंब पे हमारा शो करेगा नहीं, क्यों? क्योंकि थोड़ा सा वेरिएशन है। तो इसी को जानने के लिए ये सब टेक्निक डेवलप की गई है। सैटेलाइट डीएनए आर part of repetitive DNA which has long repetitive sequences in tandem that forms a separate fraction on density gradient centrifugation। अब भाई सेंट्रीफ्यूगेशन हम आपको बता चुके हैं। सैटेलाइट डीएनए शोज वेरी हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म, ये बात अच्छे से समझो। सैटेलाइट डीएनए आर पार्ट ऑफ रिपीटेटिव डीएनए which has long repetitive sequences in tandem that forms a separate fraction of density gradient centrifugation। Satellite DNA show very high degree of polymorphism। polymorphism मतलब बहुरूपता। जो सैटेलाइट डीएनए होते हैं ये काफी ज्यादा बहुरूपता दिखाते हैं, सब में अलग अलग टाइप का, मतलब एक ही व्यक्ति के अंदर भी अलग अलग टाइप के होते हैं। इट इज कॉल्ड एज वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स, VNTR। ये अगेन बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी कभी तो एक नंबर में इसका फुल नेम ही पूछ लेते हैं, VNTR क्या होते हैं? वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स। तो जो सैटेलाइट डीएनए है ये बहुत वेरी हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म शो करते हैं, इवन एक ही पर्सन के अंदर। पॉलीमॉर्फिज्म मतलब वेरिएशन एट अ जेनेटिक लेवल अराइजेस ड्यू टू म्यूटेशंस। जो पॉलीमॉर्फिज्म है ये कैसे आता है? पॉलीमॉर्फिज्म मतलब वेरिएशन
at a genetic level which is arises due to mutation in DNA polymorphism more than one variant जिसको एलील बोलते हैं at a locus occur in human population with a frequency greater than 0.01। तो ये इसकी क्या है, रिक्वायरमेंट है, क्राइटेरिया है। डीएनए फिंगरप्रिंट्स कैन बी repaired from extremely minute amounts of blood। DNA fingerprints can be prepared from extremely minute amounts of blood, semen, hair bulb or any other cells of the body। Major steps are as follows। मतलब अगर मान लीजिए कोई चोर है या कोई ऐसा हादसा हो गया, कोई दिक्कत हुई, ठीक है, तो आपने उस व्यक्ति का अगर थोड़ा सा खून का छींटा भी आपको मिल गया या सीमेन है, जैसे बहुत सारे ऐसे होते हैं ना, रेप केस वगैरह होता है तो उसमें सीमेन वगैरह का अगर ड्रॉपलेट भी मिल गया तो उससे भी पकड़ लिया जाएगा। हेयर बल्ब, हेयर बल्ब मतलब समझते हो, जो आपके बाल हैं हेयर, ये गड्ढे में धसे हुए हैं स्किन में, तो हेयर बल्ब जो होते हैं ना, उसमें वो भी सेल होती है, तो उसके अंदर भी डीएनए होता है। या एनी अदर सेल ऑफ द बॉडी, बॉडी की कोई भी सेल है, तो उससे क्या कर सकते हो आप, उसके बारे में पूरा पता लगा सकते हो। कैसे पता लगेगा, डीएनए फिंगरप्रिंट के थ्रू उसको क्या करेंगे, उसका सीक्वेंस पता करेंगे। और फिर आज की डेट में भाई आधार कार्ड सबके हैं ही, तुरंत जो भी जिस पे भी शक होगी तुरंत उसको पकड़ लिया जाएगा। ठीक, तो आप लोग इस चीज़ को जान गए हो, खुद भी अप्लाई कर सकते हो। अगर कभी किसी, भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन कभी कोई हादसा होता है तो थोड़ी बहुत खाल उल उसकी फाड़ लेना है, एक आधा नाखून थोड़ा बड़ा रखा करो। ठीक, थोड़ी सी खाल भी फाड़ लोगे, उसमें कई सारी ऊपर की स्किन जो होती है ना भाई, सेल्स तो सब में होती हैं, छोटी छोटी है, माइक्रोस्कोपिक, इस तरीके से। तो इसकी जो स्टेप्स हैं, मेजर स्टेप जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, इसको डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को ऑपरेट करते हैं, उसके बारे में हम समझते हैं। डीएनए इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द सेल, मतलब वो जो सेल आपने कलेक्ट किया है उस सेल से पहले डीएनए को बाहर निकालोगे। डीएनए कैन बी एम्पलीफाइड बाय पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, मतलब अब वो आपने सेल से डीएनए को बाहर निकाला, अब मान लो आपको बहुत सारा डीएनए बनाना है, कई सारी डीएनए की कॉपी, तो उसको हम एम्पलीफाई करेंगे किसमें, पीसीआर या पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में। फिर उसमें से कोई एक टुकड़ा लेकर डीएनए इज कट, मतलब काटेंगे इनटू फ्रेगमेंट्स विद रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, तो हम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से क्या करेंगे, उसको काटेंगे। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज, वही नाम सुने हो या नहीं सुने, सुने होंगे। फिर है कॉपर्ड चॉप्ड डीएनए फ्रेगमेंट्स आर पास्ड थ्रू इलेक्ट्रोफोरेसिस, तो इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है ये भी मैंने आपको बताया है। इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या होता है, एक मशीन होती है, ठीक है, जिसमें हम क्या करते हैं, यही जो फ्रेगमेंट्स हैं इनको हम फिल कर देते हैं इसमें, और यहाँ पे हमारे स्टैंडर्ड वो होते हैं, क्या होते हैं, फ्रेगमेंट्स होते हैं। अब जो पार्ट आपको डीएनए का लेना था उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या होता है, कैथोड होता है, और यहाँ पे क्या होता है, ये जहाँ पे आपने लोड किया है डीएनए को, इधर क्या होता है, कैथोड, और यहाँ होता है एनोड। ठीक, ये है आपका एनोड और यहाँ पे होता है कैथोड। अब देखिए यहाँ पे आपने डीएनए सैंपल लोड किया, डीएनए सैंपल लोड किया। अब ये जो डीएनए सैंपल लोड किए हो, ये भी कैसा है भाई, डीएनए कैसा होता है, नेगेटिवली चार्ज्ड होता है, नेगेटिवली चार्ज्ड मॉलिक्यूल है भाई, माइनस चार्ज होता है ना, तो इधर कैथोड है जिधर लोड किए हो, तो इस पे भी कैसा माइनस, तो माइनस माइनस को रिपेल करेगा, और इधर है पॉजिटिव तो ये इसको खींचेगा। तो देखो दो ओर से यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डेवलप हो रहा है, एक तो ये वाला माइनस इसको रिपेल कर रहा है, तो ये मॉलिक्यूल क्या करेगा, ये वाला डीएनए का सेगमेंट इधर भागना स्टार्ट करेंगे, क्यों, क्योंकि भाई कैथोड उसको रिपेल कर रहा है, और दूसरी ओर ये खींच भी रहा है अपनी ओर पॉजिटिव वाला, तो इस तरीके से गति करते हैं। अब इसमें जो सबसे छोटा साइज का होगा फ्रेगमेंट, वो सबसे ज्यादा तेज मूवमेंट करेगा, ठीक, और ज्यादा दूर तक जाएगा। और यहाँ पे इसके स्टैंडर्ड फ्रेगमेंट पहले से बने बनाए डाल दिए जाते हैं, उसके लेबल में जो आ जाएगा वो वही होगा। ठीक, इस तरीके से पहचाना जाता है। तो ये हो गया आपका का हो गया भाई, ये हो गया इलेक्ट्रो
इलेक्ट्रोफोरेसिस। ठीक, तो सबसे पहले हम डीएनए को सेल से निकालेंगे, फिर उसको पीसेस में कट करेंगे, अगर जरूरत पड़ी तो उसको हम एम्पलीफाई भी करेंगे पीसीआर के थ्रू, फिर उसको हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रोफोरेसिस करवाएंगे। द सेपरेटेड फ्रेगमेंट्स, अब इलेक्ट्रोफोरेसिस से हम अपना जो जरूरी सेगमेंट है उसको सेपरेट करेंगे। फ्रेगमेंट कैन बी विजुअलाइज्ड बाय स्टेनिंग देन विद अ डाई। अब मतलब अगर उसको चमकाना है, स्टेन करना है, तो आप उसको स्टेन करोगे। स्टेनिंग में भी क्या होता है, स्टेनिंग में कई सारी टेक्निक हैं, ठीक है, जिसमें हम उसको स्टेन करते हैं, फिर वो कलर्ड हो जाता है डाई के थ्रू, रंजक के थ्रू करते हैं, ठीक, और उसमें एथनॉल वगैरह भी मिलाते हैं। डबल स्टैंडर्ड डीएनए इज देन स्प्लिट इनटू सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए यूजिंग अल्कलाइन केमिकल्स। Separated DNA sequences are transferred from gel onto a nitrocellulose और नाइलॉन मेम्ब्रेन, जो कि साधारण ब्लॉटिंग है, ठीक। द नाइलॉन शीट इज देन इमर्ज्ड इन अ बाथ हुयर प्रोब्स और मार्कर्स, ये प्रोब और मार्कर क्या है भाई, ये प्रोब और मार्कर जो होते हैं बने बनाए डीएनए के फ्रेगमेंट होते हैं। रेडियो एक्टिव सिंथेटिक डीएनए सेगमेंट ऑफ नॉन सीक्वेंसेस, जाने पहचाने पहले के सीक्वेंसेस, आर एडेड द प्रोब हाइब्रिडाइज विद VNTR। तो भैया आपने क्या किया, जो आपने इलेक्ट्रोफोरेसिस से ये सेगमेंट मान लीजिए निकाला था डीएनए का, ठीक, अब इसको आप क्या करोगे, इसको आप सिंगल स्टैंड में इस तरीके से तोड़ोगे, सिंगल स्टैंड में। अब आपने क्या किया, जिसपे आपको शक था उस व्यक्ति का डीएनए आपने लिया, ये तो डीएनए आपने जो कलेक्ट किया था वो है। अब जिस व्यक्ति पे आपको शक था उसके डीएनए का प्रोब तैयार किया आपने। ये सब प्रोसेस कौन करवाता है भाई, पुलिस करवाएगी, किससे, डॉक्टर से, ठीक। तो हॉस्पिटल में ये काम लेबोरेटरी में हो रहा है सब, समझ रहे हो, पूरा एक कहानी इमेजिन करो। तो अब क्या हुआ, उस शख्स का ब्लड थोड़ा सा ले लिया गया, उसमें से ब्लड सेल्स निकाल के डीएनए निकाला गया ब्लड से, और उस डीएनए के प्रोब तैयार किए गए, नॉन प्रोब। अब ये प्रोब, अब देखो दूसरे का अगर डीएनए हुआ, अगर जिस पे शक कर रहे हो व्यक्ति वही जुर्म किया है, तो उसके जो डीएनए के, रियल डीएनए के जो प्रोब बनाए जाएंगे वो इससे हाइब्रिडाइज हो जाएंगे। अगर उसी का ये डीएनए हुआ और नहीं हुआ तो हाइब्रिडाइज नहीं होंगे, मतलब वो दोषी नहीं है, ठीक, तो आपका शक खत्म। तो यही प्रोसेस किया जाएगा। प्रोब मतलब जो पहले से प्रिपेयर्ड डीएनए सीक्वेंस होते हैं, रेडियो एक्टिव सिंथेटिक डीएनए सेगमेंट ऑफ नॉन सीक्वेंसेस आर एडेड। अब इसके जो डीएनए था इसको आपने सिंगल स्टैंड किया और इसी के साथ में, इसी मटेरियल में आपने क्या डाल दिया, प्रोब डाल दिया। क्या डाल दिया, प्रोब, प्रोब डाल दिया, ठीक, प्रोब। अब ये जो प्रोब है क्या होते हैं, छोटे छोटे सेगमेंट होते हैं नॉन सीक्वेंसेस वाले, जिनको आप पहले से जानते होंगे। अब ये अगर सेम व्यक्ति के हुए तो इसमें भी जाके अगर कंप्लीमेंट्री हैं, पूरक हैं, तो जाके उससे हाइब्रिडाइज कर जाएंगे। द प्रोब हाइब्रिडाइजेज विद VNTR, वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स। X-ray film is exposed to the nylon sheet, give dark band at the probe sites. Thus, hybridized fragments are detected by autoradiography. DNA fingerprinting helps in identifying the criminal. उसी के बारे में तो बात कर रहे थे। Solving parental dispute, मतलब बहुत सारे लोग होते हैं ना कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके बच्चे नहीं होते हैं जनरली, या बच्चे होते हैं कभी गुम हो जाते हैं, और जब बूढ़े हो जाते हैं वो लोग, उनकी डेथ हो जाती है, तो उनके प्रॉपर्टी को हथियाने के लिए बहुत सारे लोग कहने लगते हैं कि हमारे ये थे, चाचा हैं, मामा के मामा के मामा के लड़के हैं, बताने लगते हैं ना। तो उस प्रॉब्लम को भी सोल्व करने के लिए डीएनए का यूज किया जाता है, इस टेक्निक का। इसके अलावा एंड द प्रॉब्लम्स ऑफ एवोल्यूशन, ठीक। तो ये तो जनरल चीज़ें हैं। तो आई होप आपको मज़ेदार लगा होगा ये लेक्चर, मस्त चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो भाई एक लाइक तो बनता है ना, शेयर भी करिए अपने फ्रेंडों के पास, जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं। आप लोग तो थर्ड सेमेस्टर में आ गए हो, कॉलेज के भी जाते हो, तो आपके जो छोटे भाई बहन हैं BSc फर्स्ट सेमेस्टर में, उनको भी बताइए चैनल के बारे में। आप सबने इतने अच्छे नंबर लाए हैं, आज आप लोगों ने कमेंट किया, अभी कुछ का रिजल्ट आया है सेकंड सेमेस्टर का,
कोई 81% बना रहा है, जैसे कि अंकित उपाध्याय ने बनाया, 78% भी बन रहा है। कल आया था किसी का कमेंट, आप लोगों के कमेंट आते रहते हैं भाई, इतना अच्छा परसेंटेज बीएससी में हर कोई नहीं बना पाता है। आप जानते ही हो 40% लगभग बच्चे फेल ही हो जाते हैं, और आप लोग इतना अच्छा परसेंटेज बना रहे हो यहाँ से पढ़ के। ठीक है, तो आप लोग जब कहते हो, दिखाते हुए नंबर, तो हमको भी थोड़ा अच्छी फीलिंग आती है, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा अच्छी फीलिंग आती है। ठीक, तो आप लोग क्या करिए, जो आपके छोटे भाई बहन हैं, फर्स्ट सेमेस्टर में हैं, अभी आए हैं नए, वो इधर उधर भटक रहे हैं, ठीक, तो उनको भी मुक्ति दिलाओ। ठीक, वरना भटकते रहेंगे, क्योंकि यूट्यूब पे आजकल की डेट में क्या हो रहा है आप जानते ही हो। क्या हो रहा है, इतने सारे चैनल, वो जब तक सही जगह पहुंचेंगे पहुंचेंगे तब तक उनका फर्स्ट सेमेस्टर निकल जाएगा और वो भी गुजर जाएंगे साथ में, समझ रहे, इस 40% वाले में आ जाएंगे। तो फायदा क्या है, आप किसी की हेल्प करोगे तो कभी ना कभी ईश्वर आपके साथ जरूर हेल्प करेगा। तो आप लोग ये सारी चीजें सोचा करिए थोड़ा सा। ठीक, उनको बताइए हमारे बारे में, चैनल के बारे में, वो भी यहाँ पे कंटेंट जो पड़ा है उसको यूज करें, क्योंकि हमने भाई डाला है इसीलिए कि लोगों की हेल्प हो, और उससे अगर हेल्प ज़्यादा से ज़्यादा होगी तो उतना ही ज़्यादा अच्छा है ना। तो ठीक है, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम अगले लेक्चर में, ठीक है, अगले टॉपिक के साथ। तब तक आप लोग मस्त पढ़ाई करिए, कल मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ, ठीक है। तब तक के लिए ओके बाय, ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।